हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अपना जो ये चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, वो अपने अंतिम क्षणों के अंदर है। फर्स्ट चैप्टर जो है, जो क्लास 10th का है, उसको अपने लगभग कंप्लीटली कवर कर लिया है, जिसमें अपन ने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। चैप्टर के बीच में जितने अपने क्वेश्चन आ सकते थे सबको देखा अपन ने, जो जो भी अपन देख सकते थे। जब इसका रिवीजन लेंगे तब अपन और भी आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने चैप्टर के बीच के वाले क्वेश्चन आंसर्स भी देखे। अब है अपने चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स की बात। चैप्टर वाले पीछे वाली जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको अपन देखते हैं। वैसे मैंने सारे के सारे जो ये नोट्स हैं या फिर जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर या चैप्टर के पीछे वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो साइट के अंदर डाल दिए हैं, साइट के ऊपर। उस साइट में जाके आप देख सकते हो। जो साइट है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके थ्रू अंदर से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस पर जा सकते हो साइट पे, और वहाँ पर देख सकते हो। इवन वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, 10 MCQs का, जो बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस है। उसको भी आप दे सकते हो और जान सकते हो कि आपने छोटी छोटी बातों को कितना ध्यान दिया। जिसमें आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के ऊपर जाके वहाँ पर आपके नाम, नीचे स्कूल का नाम लिख के जैसे आप सबमिट करोगे आगे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको जरूर दीजिएगा और देखिएगा कि कितना आया। ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है, आप खुद के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रश्न और उत्तर की, तो जो पहला सवाल जो आपके पीछे लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। सभी अपनी किताबें लेके बैठे हैं, किताबें नहीं हो तो बोर्ड पे जरूर देखें कि वायु में जलाने, नहीं वायु, सॉरी, ये तो बीच वाले क्वेश्चन आंसर है थोड़ा। हाँ, ये रहा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे एक अभिक्रिया दी हुई है जो आपको कुछ इस प्रकार से दी हुई है। 2 PbO लेड ऑक्साइड, Pb यानी कि लेड, O यानी कि ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपके लेड ऑक्साइड, प्लस C यानी कि कार्बन, गिव्स अस, हमें देता है 2 Pb प्लस CO2। 2 Pb प्लस CO2, यहाँ पर ये 2 और ये 2 इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया था। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको बताना क्या है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, सीसा अपचयित हो रहा है। पहला क्या दिया हुआ है कि बेटा सीसा अपचयित, अपचयित हो रहा है। दूसरा दिया हुआ है आपके CO2 उपचयित हो रहा है, उपचयित। तीसरा क्या है, तीसरा है आपके जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित। और चौथा है वो आपके कुछ इस प्रकार से है, लेड ऑक्साइड। नोट्स में इसको लेड ओपन लिखा हुआ है, वो ओपन नहीं है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा, त्रुटि है वो। लेड ओपन नहीं है, वो ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड अपचयित, अपचयित। अब ये अपचयित उपचयित क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था। एक तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण, याद है, ऑक्सीकरण, और दूसरा था आपके ऑक्सीकरण, और दूसरा था आपके अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है बेटा उपचयन, उपचयन। इसी वजह से जैसे कि इसका इंग्लिश में नाम होता है ऑक्सीडेशन और इसका नाम होता है रिडक्शन। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसमें रेड और ऑक्स से मिलके आपके बनती है रेडॉक्स। ऐसे ऐसे हिंदी में इसको बोलते हैं अपोपचय। अपोपचय कहाँ से आया, अप और उप, अप प्लस उप अपोप हो गया, और इन दोनों का जो मिक्स है वो क्या हो गया, अपोपचय, आपके अभिक्रिया हो जाती है। छोड़िए, ये नहीं देखना अपन को बस ये बताना था कि बेटा ऑक्सीकरण की जगह अपचयन भी हो सकता है, मतलब जहाँ ऑक्सीकरण है वहीं पे ही अपचयन है। इसका मतलब अपन को ये देखना है कि भाई कहाँ तो किसका तो अपचयन हो रहा है, कहाँ किसका उपचयन हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ देखिए PbO, PbO किस में चेंज हो रहा है बेटा, Pb में। ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो आप बोलोगे सर अपचयन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, अपचयन। ठीक है, और मैं बोलूँ यहाँ पर C, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है,
ऐड हो रही है, जुड़ रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो योग है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीजन के योग को ऑक्सीकरण कहते हैं अपन। तो यहाँ लिख देंगे अपन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के दूसरा नाम क्या है, उपचयन। ठीक है, जो भी हो रहा है चाहे अपचयन हो या उपचयन हो, किसका हो रहा है, वो हो रहा है अभिकारकों का। उत्पाद में का अभिकारण वो नहीं हो रहा। यहाँ पीबी का क्या हुआ, पीबी का कुछ नहीं हुआ सर। पीबीओ लेड ऑक्साइड का अपचयन होके लेड बनी है और कार्बन का ऑक्सीकरण होके कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। पीबी का ना तो ऑक्सीकरण हुआ है, ना ही अपचयन, ना ही CO2 का ऑक्सीकरण हुआ है, अपचयन। ऑक्सीकरण हो या फिर अपचयन हो, जो भी होता है वो अभिकारकों का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत मदद मिलेगी इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। बेटा लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रही है, लेड ऑक्साइड का अपचयित होकर किस में हो रही है, लेड में बदल रही है, बिल्कुल सही है। कार्बन उपचयन यानी उपचयित हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, बिल्कुल सही है। CO2 अपचयित, बेटा CO2 तो पहली बात तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद में तो कुछ होगा नहीं, तो ये हो गया गलत। और सीसा अपचयित, सीसा भी इधर की साइड है आपके, सीसा यानी कि लेड यहाँ पे जो है ना, ये लेड यानी सीसा, ये पीबी, इसका क्या है, अपचयित बता रहा है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण हो या फिर अपचयन हो, अभिकारकों को अपन को देखना है कि अभिकारक कौन से अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से अभिकारक का अपचयन हो रहा है, वो अपन को अभिकारक का देखना होता है। इसका मतलब इसका सवाल ये था कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत है, तो आपका आंसर यानी जो उत्तर है वो क्या है सर, पहला व दूसरा जो कथन है वो असत्य है, बिल्कुल। ये हो गया आपका पहला सवाल खत्म, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आपके अगला सवाल जो है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जो 2 है वो आपको दिया हुआ है इसमें कि Fe2O प्लस Al, Fe2O प्लस Al जो है ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, Al2O3 प्लस Fe, Al2O3 प्लस Fe। तो आपको बताना है ये किस तरह की अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये संयोजन है। दूसरा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, विस्थापन है। क्या ये वियोजन है या फिर द्विविस्थापन है। तो हम देख सकते हैं सर इसके अंदर जो अभिकारक है उनमें से अणु तथा अणु के परमाणु को किसी अन्य अणु के या अणु जो परमाणु के समूह के द्वारा क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। कैसे सर, Al जगह ले रहा है Fe की, क्या ले सकता है सर, याद करें अपन, काका ने कार मांगी अल्टो, जैन फरारी, डेफिनेटली अल्टो इज मोर रिएक्टिव, सॉरी जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है, जिस वजह से वह जो Fe है उसको क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ इसको विस्थापित करके क्या बना रहा है, Al2O3 बना रहा है, विस्थापित करके विस्थापन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, ये होगी बेटा आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या है, अगला है आपके लोहे चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है। क्या लिखा हुआ है कि सर लोह पर तनु क्या डालना है, कौन सा केमिकल डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैं बोल सकता हूँ HCl डालने पर क्या होता है, लोहा क्या होता है बेटा आपका Fe होता है, ये हो गया आपके HCl। तो इन दोनों के आपस में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या Fe H को हटा सकता है, क्या Fe में इतनी क्षमता है कि वो H को हटा दे। तो सर फिर से वही एक्टिविटी सीरीज की संकेता श्रेणी। तो काका ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, पापा बोले हे कुत्ते में H हे है, तो ऊपर कौन है बेटा Fe, इसका मतलब Fe जो है वो H को हटा सकता है। और इसकी और जो Fe उसको क्या है, ये है क्या बेटा, इसको बोलते हैं अपन आयरन, ये है आपके आयरन। और Cl जो है वो आपके यहाँ पे इस H की जगह कौन ले लेगा, आयरन। तो क्या बन जाएगा आपके आयरन क्लोराइड। मैं इसका वो नहीं लिख रहा फॉर्मूला, और आप सभी उसको याद करने लग जाएंगे, नहीं करना जरूरत भी नहीं है उसको। और अलग क्या हो गया, वो हो गया बेटा हाइड्रोजन गैस। तो ये बनेगा एज ए उत्पाद,
क्योंकि भाई लोहा यानी कि Fe यानी कि आयरन ज़्यादा सक्रिय है। अब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, पहला ऑप्शन ही सही आ गया, तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस बनती नहीं बेटा। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं अभिक्रिया नहीं होती। और चौथा है आयरन लवण में जल बनता है। जल जल तो बेटा कहीं है ही नहीं, ऑक्सीजन तो कहीं है नहीं, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन क्या है, एक्यूरेट है, सही है। ये हो गया आपका ये वाला सवाल। इसके बाद अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल जो है वो क्या है, अगला सवाल है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अति महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, 1 नंबर के लिए से लेकर 3 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए भी आ सकता है, 3 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो किसे कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया? सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक व उत्पाद दोनों में अणु या परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में परमाणु समान मात्रा में उपस्थित हो। वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में जो परमाणु है वो समान मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो। मतलब जितने के जितने अभिकारक में है उतने के उतने किस में हो, अगर उत्पाद में हो तो उस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके आगे लिखा हुआ है संतुलित किसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन संतुलित करते क्यों हैं? तो इसका उत्तर क्या था बेटा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना हेतु हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है अगला सवाल है आपके 5वां सवाल, जिसमें लिखा हुआ है निम्न घटनाओं को रासायनिक समीकरण में लिखिए और संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और संतुलित कीजिए। मैं इसको फटाफट से लिखता हूं आपके सामने। सवाल नंबर 5, पहला लिखा हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के सहयोग करके अमोनिया बनाती है। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में सहयोग करके क्या बनाती है, अमोनिया। अमोनिया पहला ये हो गया। दूसरा क्या, मैं सबके एक साथ लिख देता हूँ। दूसरा लिखा हुआ है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज योर H2S, किसके साथ अभिक्रिया करके, गैस का वायु में दहन। वायु में दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, याद रखिएगा। अभिक्रिया करके जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड, जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। दूसरी अभिक्रिया हो गई आपके। तीसरी की बात करता हूँ मैं फटाफट से। तीसरी देखिएगा, तीसरी क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो मैं लिख देता हूँ बेटा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3। ठीक है बेटा, ये कैसे हो रहे हैं सबको पता है, क्लास 9 में अच्छे से पढ़ के आए हो कि बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट SO4, एल्यूमिनियम की होती है 3, इसकी होती है 2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, Al के साथ आ जाएगा आपके 2 और SO4 3 अलग साथ भी लिखूंगा तो 43 हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ लिखता हूँ 3। लेकिन ये आपको इस क्लास में क्लास 10 में आके ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तो ये हो गया। इसके आपस में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बन रहा है एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस आपके बन रहा है BaSO4 ओके। देन एंड द फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ क्या है, पोटेशियम जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करे। पोटेशियम यानी कि जल तो शीतल है, अभिक्रिया करके क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH हो रहा तथा हाइड्रोजन गैस देती है। ये आपका चौथा हो गया। और तो चौथा मतलब फोर्थ ये हो गया आपके। इसको अपन बैलेंस करते हैं। पहले देखिए फर्स्ट में तो सर n इधर बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 1 तो इधर लगाऊंगा 2। अब यहाँ H कितने हैं 2, इधर कितने हो गए सर, यहाँ 3 थे पहले, अब आपने जब 2 लिख दिया तो हो गए 6। इसको चेक करने के लिए ये हो गया आपके बैलेंस। चेक करो 2 2 6 और 6 बैलेंस करना आना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ाया था जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे। अब थोड़ा करके भी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, वरना क्वेश्चन आंसर करने में बहुत टाइम लग जाएगा अपन को।
सेकंड देखिएगा, 2 हाइड्रोजन, सही है। वैसे अपन को एस देखना चाहिए था सबसे पहले, एस एस, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो दूसरी है वो ऑलरेडी क्या है आपके संतुलित है, 1 मिनट, ये संतुलित नहीं है। कैसे? ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है सर? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ये भी तो है, तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? संतुलित। इसको संतुलित करने के लिए अगर मैं क्या करूँ, इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन सही है? हाँ साहब, हाँ साहब क्वेश्चन सही है। इसको संतुलित करने के लिए अगर मैं बेटा दो हाइड्रोजन एस एस ओ, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2, तो ये कितने हो गई? 4, ठीक है। ये हो गई बेटा 4, ये 4 हो गई। यहाँ कितनी है? 2 और 1, तो यहाँ लिख दूँ 2, तो ये हो गई 4। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, क्या लिखूँगा? 2। ये तो फिर यहाँ से वापस इसमें दिक्कत आ जाएगी, इस तरह से नहीं होगा ये। ठीक है, इसको वापस करके देखते हैं अपन। सर 2 से तो ये नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो ये हो जाएंगे 6, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे, रखूँगा तो ये हो जाएंगे 6, जबकि यहाँ कितने हैं? 2 और 1। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा अपने 4। 4 क्यों लिखना पड़ेगा? 2 लिखूँ, यहाँ लिखूँ 2, तो ये हो जाएंगे बेटा 4 + 2, और ये 2 है, इधर 2 है, इधर लिख देता हूँ 2। तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2s 3, सही है। ये आपके हो गया, ठीक है। ये आपके हो गया H2S + 3O2 SO2, और ये हो गया आपके बैलेंस, ठीक है। देखिएगा ये वाला एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, शायद साइड के ऊपर जो नोट्स जो क्वेश्चन आंसर उसमें शायद गलत हो, शायद मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। तो देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4, यहाँ हो गए 4। हैस कितने हैं? 2, यहाँ हो गए 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। सर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये हो गए आपके 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, वी आर ह्यूमन यार, हम सभी हो जाती है गलतियाँ तो क्या त्रुटियाँ। यहाँ देखिएगा बी ए बैलेंस, Cl बैलेंस नहीं है सर। यहाँ 2 है, वहाँ 3, यहाँ 3 यहाँ 2, हो गया बैलेंस। यहाँ 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ 6। Ba कितने हो गए? 3। Ba कितने हो गए? 3, तो यहाँ लगा दो 3। Al ऑटोमेटिक 2 हो गए, SO4 ऑटोमेटिक 3 हो गए, बैलेंस हो गया। चेक करो सर, Ba इधर 3 है, उधर 3 है, Cl इधर 6 है, उधर 6 है, L 2 है, उधर 2 है, SO4 3 है, उधर भी 3 है, बैलेंस हो गया। अब देखो ये K H2, यहाँ H नहीं है 2, यहाँ क्या करेंगे अपन? यहाँ लगा दूँ 2, यहाँ लगा दूँ 2, यहाँ लगा दे 2 दूनी 4, 5 6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ लगाते हैं अपन 2 दूनी 4, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको देखिएगा, K + H2, K + H2O gives us KOH + H2, K + H2O gives us KOH + H2। सवाल यही है? हाँ जी सर, सवाल यही है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ उसको बैलेंस करने के लिए, H कितने हो गए बेटा? यहाँ पर 2 + 2 4 हो गए। यहाँ क्या करना पड़ेगा अपन को? 2 लगाना पड़ेगा सर। 2 हो गए, 2 हो गए, हो गया। कैसे हुआ देखिएगा सर, दोनों साइड K कितने हैं? 2, दोनों से साइड H कितने हैं? तो सर इधर H कितने हैं? 4, इधर 2 इधर है और 2 इधर, तो टोटल कितने हो गए? 4। 4 कैसे है बेटा? 2 यहाँ 2 यहाँ, और O कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2। ये आपके हो गए बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा बैलेंस इक्वेशन करने में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके ये इजीली आपसे होती जाएगी। अब अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या अगर 6 देखी जाए, क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 6 आपके इसमें डायरेक्टली आपके दिए हुए हैं सवाल संतुलित करने के लिए दिए हुए हैं, जिसमें आपके पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? HNO3 और KCaOH2। पहला क्या है? HNO3
3 की रिएक्शन किसके साथ करवाई अपन ने, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, इसके साथ अभी अपने अभिक्रिया कराई तो क्या बना, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या है, H2O। ठीक है। दूसरा, अगर आपको वीडियो से ऐसे नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है। नेक्स्ट है आपके NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, BaCl2 प्लस H2SO4, फोर्थ है आपका BaCl2 प्लस H2SO4 gives us BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बैलेंस करेंगे अपन। पहले स्टार्टिंग में देखते हैं अपन H, पहले N देखते हैं, N दोनों साइड, NO। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे NO3 है ना, NO3 टोटल, इसको एक एलिमेंट माना जा सकता है क्योंकि अंदर ही से ब्रैकेट के अंदर है ना, आपको इसको पूरे को एक एलिमेंट मान के भी आप कर सकते हो करना चाहो तो, वरना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग मान के भी आप कर सकते हो। सिंपल पड़ेगा NO3 को एक मान के चलना। तो सर NO3 यहाँ पर कितने हैं, एक, यहाँ NO3 कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ पे इसको 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लिख दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने टोटल, 4, क्योंकि यहाँ पे भी तो है OH, तो ये कितने हो गए, इधर 2 इधर 2 इधर, तो ये हो गया 4। इसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब Ca इधर कितने, 1 इधर 1, O कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर O 2 है, तो ये आपके हो गए बैलेंस इक्वेशन। अगर आप N और O को अलग अलग लेके चलते तो भी आपके सामने यही इक्वेशन आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, सर N देखते हैं, इधर N 2 है तो आप 2 लगाते। ऑक्सीजन देखते हैं तो सर यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, ये हो गए आपके 3 दूनी 6 7 8, जबकि यहाँ पे आपको देखो 3 दूनी 6 ही है, और यहाँ पे जब आप 2 लिखते हैं तो 6 7 8, तब यहाँ पे हो जाती है, और ऑटोमेटिक केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती, बैलेंस हो जाती। लेकिन फ़ायदा इसमें ये है कि इस NO3 को, चूंकि ये बैलेंस में एक साथ लिखा हुआ ना अंदर, इसलिए अब यहाँ पर मैंने OH को क्यों नहीं लिया एक साथ, मन में सवाल आ सकता है। क्योंकि देखो जो उत्पाद है ना बेटा, उस उत्पाद में मुझे कहीं भी OH नहीं दिख रहा है क्या, OH एक साथ नहीं दिख रहा ना, इसलिए मैंने OH नहीं लिया। बिल्कुल OH भी अंदर ब्रैकेट के अंदर, इसको भी लिया जा सकता था, लेकिन उत्पाद के अंदर OH मुझे एक साथ नहीं दिख रहा। मुझे पता है कि सर उत्पाद में मिल ही नहीं रहा, तो मैं देखूंगा क्या, इसलिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके Na2, यहाँ हो गया 2, बिल्कुल सही है सर। और इसके बाद देखो नेक्स्ट O, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि SO4 एक साथ लेते हैं अपन, SO4 अपन बचपन से एक साथ लेते हैं, तो इस SO4 को एक साथ लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो सर 2Na हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इसको मैं नहीं ले रहा चूँकि इस पूरे को एक ही मान के चल रहा हूँ, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। H कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 2 4, ये हो गया आपके केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अगर आप इसमें S और O4 अलग और ये अलग लेके चलोगे तो थोड़ी कठिनाई आ सकती है, हो तो तब भी जाएगा, लेकिन कठिनाई आ सकती है। इसके लिए सबसे बेस्ट है SO4 एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है। तो सर 2 Na हो गए, 2 Na हो गए। O इधर 2 है, इधर 1 था तो 2 लिख दिए मैंने। H यहाँ पर 2 और ये 2 4, यहाँ 2 ही थे तो मैंने यहाँ 2 लगा दिए, हो गए केमिकल इक्वेशन बैलेंस। थर्ड देखिए,
अब यहाँ पे भी आप NO3 को साथ ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। NaCl AgNO3, AgCl NaNO3, और मुझे NO3 का NO3 मिल रहा है एंड में, तो क्यों लूँ अलग अलग, क्यों लूँ बेटा? Na Cl Cl Ag NO3 NO3 ऑलरेडी बैलेंस है। BaCl2 H2SO4, तो BaCl2 H2SO4, BaSO4 और HCl, Ba Cl2 Cl2 नहीं है तो यहाँ 2 लगा दिया, H2 ऑटोमेटिक 2 हो गया, SO4 एक है, इधर एक है, ये हो गया आपके केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अभी तो बहुत से बच्चों की हवाइयाँ उड़ रही होगी बेटा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके आपके आएगा ये, देखने में आते से तो नहीं आएगा ये। ठीक है, ये अपना हो गया है, प्रश्न संख्या 6 अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन आते हैं प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। ध्यान से देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है आपके? अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखो आपके लिए कौन सी जरूरी है? आपके लिए सबसे जरूरी है जिसमें आपके डायरेक्ट लिखा हुआ आता है ना, जैसे अभी जस्ट लिखी हुई थी कि AgCl प्लस BaCl2 गिव्स अस Ca, ये वाली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद आती है आपकी जो अब मैं लिख रहा हूँ वो, और सबसे हार्डली आती है एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट में, कथन के रूप में, कि सर जब नाइट्रोजन जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद स्वरूप इसका निर्माण करता है। तो ये जो है ये बहुत ही कम आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है उसमें। सबसे सिंपल पड़ती है बच्चों के लिए जो मैंने अभी करवाई थी वो। उसके बाद ये वाली जो अभी वाली है, इसमें आपके क्या लिखा हुआ है? आपके लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ओनली आपको लिखा हुआ है हिंदी के अंदर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाया मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ। तो उत्पाद स्वरूप आपको प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज योर CaCO3। इसके साथ ही आपको क्या मिलता है? गिव टाइम फॉर जल H2O। ये हो गया बेटा आपके H2O। ये पहली है। दूसरी क्या है सर? जिंक Zn की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ करवाने पर उत्पाद स्वरूप हमें जिंक नाइट्रेट AlCl3 के साथ ही AlCl3 के साथ ही क्या मिलता है हमें? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर Zn प्लस AgNO3 gives us AgCl प्लस Zn। नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। क्यों? ये गलत क्यों है बेटा? मैंने क्लोरीन तो लिया नहीं था, उत्पाद में क्लोरीन कैसे बन गया? क्या है दूसरा? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3, ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Zn की 2 लगाई है यहाँ पर, प्लस Ag, ये आपके दूसरा है। ठीक है, फिर आपके एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर Cl2 गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में हमें उत्पाद में क्या मिलता है? कॉपर Cu। चौथी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? चौथी रासायनिक अभिक्रिया है आपके बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसकी अभिक्रिया जब आप किसके साथ करवाते हो? पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट के साथ करवाते हो तो आपको मिलता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, ये आ गए। अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली देखो यहाँ पर Ca। अब OH लिखना है, OH नहीं है तो मुझे O और H को अलग लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, या O पहले C देख लेते हैं, C बैलेंस है। O यहाँ पर कितने हैं? 2 + 2 4, यहाँ पर 3 और 1 4, और H कितने बेटा? यहाँ 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है,
इसका मतलब जो फर्स्ट है आपके, तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। सर CaCa, ओ यहाँ पर ए 2 है, इसकी वजह से 2 हो गए, और यहाँ पर 2 है, तो टोटल हो गए 4, यहाँ पर 3 और 1 4, C और H यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसके नेक्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ Zn NO3 यहाँ पे 2 है, 2 लगा दिया। Ag कितने हो गए, 2, ये हो गया आपके 2, और ये हो गया बैलेंस। सिंपल है। Zn 2Ag और NO3 2 Al बैलेंस है, Cu बैलेंस है, Cl2 समस्या है, बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इसको लिखेंगे यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ लगाएंगे 2 3 6, Cl हो गया बैलेंस। क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ तो हो गया 6, यहाँ हो गया 6, कॉपर 3, यहाँ पर 3 लगा दो, और एल्यूमिनियम कितने हो गए बेटा 2, यहाँ पर 2 लगा दो। अब हो गई रासायनिक समीकरण संतुलित। तो एल्यूमिनियम 2, कॉपर 3 और क्लोरीन 6 और 6, ये हो गया संतुलित। ये Ba उधर Ba बराबर है, Cl2 उधर 2 नहीं है, उधर 2 नहीं है तो उधर लगा दो 2, K2 यहाँ हो गया, K2 हो गए, SO4 ये हो गया आपके चौथी रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित। ठीक है, इस तरह से अपने कर लिया 7वां सवाल। 8वां सवाल अगर आप आए तो 8वां सवाल भी कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है जिनको आपको संतुलित करना है, और साथ में बताना है कि वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या फिर द्विविस्थापन है, आपको बताना है ये। ठीक है, किस तरीके की आपकी ये अभिक्रिया है वो बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है पहले आपके पोटेशियम ब्रोमाइड, विच इज योर KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है बेटा ये, इसकी अभिक्रिया आपने करवाई बेरियम आयोडाइड यानी BaI2, और इसके उत्पाद स्वरूप आपको मिलता है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस आपको मिलता है बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, BaBr2। दूसरी क्या है, दूसरी है आपके जिंक कार्बोनेट जो है आपके वो है ZnCO3। इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपने करवाई ZnO के साथ। किसके साथ, ZnO के साथ आपने इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई। ठीक है, नहीं इसमें क्या है आपके जिंक कार्बोनेट टूटा है, जिंक कार्बोनेट के जस्ट बाद में आपके तीर के निशान है, जिंक कार्बोनेट टूटता है आपके ZnO के अंदर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के अंदर। तीसरा अगर बात करूं मैं, तीसरी क्या है आपके हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये तो सबको पता होगा, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड इसको बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फोर्थ है आपके मैग्नीशियम यानी Mg की अभिक्रिया आपने करवाई HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो MgCl2 प्लस H2 एज गैस आपके नहीं दिया हुआ होगा तो छोड़ो, इसको नहीं लिखता मैं भी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपके हो गई। इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करते हैं अपन बेटा, पहला देखो K संतुलित, Br वहाँ Br2 है तो यहाँ लगाना पड़ेगा अपन को 2। ठीक है, K2 Br2, Ba सही है, I यहाँ पे 2 है, वैसे भी K यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ा। अब देखिए 2 Br, Ba इधर 1 है, इधर 1 है, आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया आपके समीकरण संतुलित। Zn यहाँ पे A सही है, C सही है, O3 1 और 2 3, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, H2Cl2 HCl, चेक कर लो, 2H 2Cl 2Cl, MgHCl MgCl2 Mg सही है, Cl Cl2
दिक्कत है तो यहाँ लगा दो 2, सही है। एच हो गया, Mg बैलेंस, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, ये हो गया आपकी ये वाला सवाल। इसके साथ आपको इसमें एक चीज़ और बतानी थी आपको कि ये किस तरीके की रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट वाले की, तो ये देखो यहाँ पर K की जगह आ रहा है Br और Br की जगह आ रहा है K, द्विविस्थापन। तो ये है आपके द्विविस्थापन का उदाहरण। यहाँ देखो एक अकेला अभिकारक 2 उत्पादों में टूट रहा है, क्या बोलते हैं उसको अपन, वियोजन। तो ये है आपके वियोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या है आपके, ये है संयोजन। तो ये आपके संयोजन। इसमें क्या हो रहा है, परमाणु या परमाणु के समूह को किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपके विस्थापन। द्विविस्थापन, वियोजन, संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया के ये उदाहरण हैं। इसके साथ ये सवाल अपना समाप्त होता है। अब नवा सवाल जो है उसको अपन देखते हैं, 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन जो है संतुलित अभिक्रिया का नहीं होना चाहिए। करते करते मैं थक गया, आप भी सुनते सुनते पक गए होंगे। देखो नवा सवाल नहीं है, नवा सवाल है आपके ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो अच्छे से आपको पता है सर, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, अभी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी, शोषी अवशोषण हो। उदाहरण आपको अच्छे से लिखे हुए नोट्स में देख लीजिएगा। सवाल नंबर 10। 10वां सवाल क्या है सर? 10वां सवाल है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है श्वसन, उसको आप क्या बोलते हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उदाहरण, इसका रीजन सुनिएगा। सर श्वसन प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसके अंदर या इस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ करवाई जाती है, जिसमें उत्पाद स्वरूप हमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें ऊष्मा भी, जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। बस इतना सा इसका आंसर है कि सर ये आपके जो देखो ये है आपके शरीर, आप जो ऑक्सीजन लेते हो ना, ये आपकी वो ऑक्सीजन है। आपके शरीर के अंदर क्या है, ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ती है, H2O CO2 का निर्माण करती है, साथ में ये ऊष्मा है जिसकी जो ये आपको अनुभवी होती है। जब आप सांस त्यागते हो, बाहर निकालते हो, तो आपको जो सांस गर्म दिखाई देती है ना, गर्म फील होती है, वो इसी ऊष्मा की वजह से होती है। इसी वजह से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। क्यों? क्योंकि सर श्वसन प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के अंदर वो जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो हो गया आपके ये। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 है, जो कि आपके है वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है उसको। सिंपल है सर, वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। मतलब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इसलिए उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि संयोजन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, या ये आपका खत्म हो गया। अब 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल तो यही था आपके, 12वां सवाल 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है आपके विस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या बताना है बेटा कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। परिभाषाएं लिखनी है बस आपको इसमें, इन दोनों की। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है सर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणु का समूह को किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपको अच्छे से पता होगा कि Zn+CO2, कोई भी ले सकते हो, मैं एक उदाहरण नहीं दूंगा यहाँ पर, 3 दिन से 4 दिन से उदाहरण देखते आ रहे हैं। दूसरी होती है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है सर, दोनों अभिकारकों में क्या होता है, सुनो वापस सुनिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। दोनों अभिकारकों के परमाणु तथा परमाणु के समूह, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। मतलब दोनों अभिकारक है, दोनों के परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे के द्वारा क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। AB+XY हो रहे हैं ना, कि भाई A की जगह AX की जगह चलाया गया
और जो है बीच पहला चला गया y की जगह, तो इसको बोलेंगे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपके सिल्वर के शोधन में, जो सिल्वर होता है उसका शोधन। सिल्वर का शोधन का मतलब क्या है कि सिल्वर जो आपकी चांदी है उसको प्राप्त करने हेतु क्या किया जाता है। सिल्वर के प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो होती है ना, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं अपन AgNO3, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या करवाई जाती है, कॉपर के साथ करवाई जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए कि AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया आपने किया है कॉपर से, तो इसमें क्या मिलता है आपको CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, ये आपको ये रासायनिक अभिक्रिया है आपके। ठीक है, अभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कैसे हुई सर, सिंपल है। सिल्वर नाइट्रेट की रासायनिक अभिक्रिया कॉपर से करवाने पर क्या होता है, कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है। कॉपर क्रियाशील क्यों है, काका ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, पापा बोले हे कुत्ते हे गधे, तो हे कुत्ते में जो Cu है वो ज़्यादा अधिक क्रियाशील है Ag की तुलना में, तो वो Ag को स्थापित कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसी वजह से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इससे क्या बताएं, ये आपके सामने एक विलयन था, ये एक विलयन था जिसकी जगह अब मुझे क्या मिल गया है, सिल्वर अलग हो गया है, चांदी हो गई। ठीक है, ये उतारना है आपको, इसको संतुलित आखुद कीजिएगा, इसको संतुलित अगला 15वां, ये 14 थी, ये 15th 15वां क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया में आपने देखा होगा कि एंड में गैस बनती है, वो उड़ जाती है, गैस बन के उड़ जाती है। लेकिन बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया बेटा ऐसी भी होती है जिसमें जो उत्पाद है वो एक ऐसा उत्पाद का निर्माण होता है उसमें जो अघुलनशील होता है, किसी भी विलयन के अंदर वो नीचे के साथ बैठ जाता है। मतलब कि मैंने उत्पाद है, उत्पाद के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसा उत्पाद बना जो क्या हो जाए, जो अघुलनशील हो और पात्र के तली के अंदर बैठ जाए, तो उसको तो बोलेंगे अपन अवक्षेपण। और उस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा होगी इस प्रकार से है सर, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें उत्पाद में जिसमें हमें उत्पाद में एक अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है जो कि पात्र में तली में बैठा रहता है, वह जो पदार्थ है वो तो कहलाता है आपके अवक्षेपण। और उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन कहते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, फिर 16वां क्या है, ऑक्सीजन के योग या निकास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन के योग तथा निकास के आधार पर 16वां है आपके कि भाई ऑक्सीजन के आधार पर आपको बताना है क्या, एक तो है आपके उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन को ही बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण। तो क्या ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं सर, ऑक्सीजन का योग अपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण का निकास आपके क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, अब इसके आपके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण आपको साइड पे मिल जाएंगे। सब कुछ मैं ऐसा करवा लूँ तुम तो, जितना वो छोड़ो मुझे। ठीक है, अब अगला क्या है आपके, मैं थक गया बोल बोल के। 17वां सवाल जो है वो ध्यान से देखिएगा मित्रों। 17वां सवाल है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X एक है, X जो है वो एक भूरे रंग का है, एक याद रखना भूरे रंग का है, भूरा मतलब गाढ़ा भूरा नहीं, हल्का भूरा है। इसके रासायनिक अभिक्रिया जब मैं वायु से करवाता हूँ तो मुझे एक काले रंग का तत्व पदार्थ प्राप्त होता है, काले रंग का यौगिक, काले रंग का यौगिक प्राप्त होता है। बस आपको इतना सा दिया हुआ है, आपको बताना है कि भाई एक्स क्या है और काले रंग का यौगिक क्या है। वैसे तो सवाल ये है पर्याप्त है सूचनाओं के आधार पर, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो एक्स है ना वो आपके कॉपर है। कॉपर क्या होता है, आप जितने भी जो प्लास्टिक के तार होते हैं उसके अंदर जो ब्राउन कलर का है, भूरे कलर का जो होता है ना चमकीली धातु, वो होती है आपके कॉपर। तो यहाँ पर जो एक्स है वो तो क्या है, कॉपर है, जिसको बोलते हैं अपन Cu, और ये है आपके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CO ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके हो गए कॉपर ऑक्साइड CO। अगला है आपके 18वां सवाल कि लोहे को पेंट क्यों किया जाता है। तो सर हम अच्छे से जानते हैं लोहा एक धातु है, धातु जो है उसमें संक्षारण की प्रक्रिया होती है, तो लोहे पर
लोहे को इसलिए पेंट किया जाता है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके तथा उसकी जो आयु है या जीवन काल है उसमें वृद्धि की जा सके। ये है आपके 18वां सवाल। 19वां सवाल है, तेल तथा वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? सर, तेल तथा जो ये वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं तथा खराब हो जाते हैं। कैसे? सर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनका स्वाद, रंग, रूप चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया से बचने के लिए हम इनको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। अब क्यों? क्योंकि खाद्य पदार्थ जो तेल है वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यह याद रखिएगा। ये आपका 19वां है। 20वां है, निम्न पदों का व्याख्या करनी है। विकृत गंधिता और संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? सर, जब भी कोई धातु है वो नमी, वायु, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आता है तो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है, और ऑक्साइड की परत के निर्माण की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे पे जंग लगना इसका उदाहरण है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? सर, विकृत गंधिता सर तेल तथा वसायुक्त भोज्य या खाद्य सामग्री जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो इनके जो है गंध, स्वाद और जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण आपके सब्जी का दूषित होना, खराब होना। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। अपने क्वेश्चन आंसर देख लिए, अपने बीच वाले क्वेश्चन आंसर देख लिए, तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारी साइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपके नीचे की साइड एक कमेंट है जिसमें आप बता सकते हैं कि आपको जो नोट्स है वो कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, या क्वेश्चन आंसर समझ में आए नहीं आए, या कोई क्वेश्चन आंसर में गलती हो तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। हो सकता है कि एज ए ह्यूमन हमसे हो जाए, तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा। अपन अब उसके बाद वाले में अगला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।